नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि अपीलेंट है, उन्होंने अपील फाइल की थी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट्स और ये स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 5525 ऑफ 2018 की ये अपील है और ये जजमेंट जो है वो 25 अगस्त 2023 को आई है। और दोस्तों, इसमें ये इशू उठाया गया है कि यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने ये इशू उठाया था कि जो चार्जशीट जो है वो फाइल की गई है और वो जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो चार्जशीट को फाइल किया गया है। तो अंडर सेक्शन 272 सीआरपीसी के तहत जो है हर स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, स्टेट के पास एक पावर होती है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कौन सी भाषा में होनी चाहिए। तो 272 सीआरपीसी के तहत तो ये एक जो है वो इशू उठाया गया था मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई रिलीफ नहीं मिला था। तो फिर उससे एग्रीवेट होके यहाँ पर फिर हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई। हाई मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज किया और वहाँ पर हाई कोर्ट ने जो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब वहाँ से एग्रीवेट होके सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पर अपील डाली है। तो क्या रिलीफ मिला उनको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, कि कौन कौन से पहलुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया, क्या चार्जशीट जो है वो उसी लैंग्वेज में देनी चाहिए जिससे अक्यूज्ड को समझने में आसानी हो। तो आइए इन सब पहलुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया और क्या क्या पहलुओं पर गौर किया, तो उसको हम इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये क्या था, ये जजमेंट दो अपील्स हैं उसको कलेक्ट करके कॉमन जजमेंट जो सुनाई गई है। और कोर्ट ने अब देखो 272 सीआरपीसी के बारे में बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है अंडर सीआरपीसी के अंदर कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट कौन सी होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। तो 272 सीआरपीसी के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना जो है लैंग्वेज डिसाइड करता है। और सेक्शन 6 ऑफ सीआरपीसी ये बताता है कि कई कोर्ट्स होती हैं स्टेट में, और जिसमें कोर्ट्स ऑफ सेशन होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होती है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स होती है। और यहाँ पर दो अपील्स थी और दोनों अपील्स को क्लब करके एक जजमेंट सुनाई गई जिसमें बताया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक ऑफेंसेस थे, एक स्कैम हुआ था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जिसमें चार्जशीट थी वो फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 419, 420, 468, 467 and 471 of Indian Penal Code and section 3 and 4 of मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन एक्ट। जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है क्रिमिनल अपील में, जो यहाँ पर जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया है इस अपील में, क्रिमिनल अपील स्पेशली पिटीशन से जो अराइजेस हुई है, उन्होंने एक डायरेक्शन मांगी थी कि हिंदी ट्रांसलेशन की चार्जशीट की कॉपी है वो सप्लाई की जाए, क्योंकि चार्जशीट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है। और कंटेंशन ये थी कि उनको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि फर्स्ट रिस्पोंडेंट जो है वो एक एजुकेटेड पर्सन है, उनके पास नॉलेज है इंग्लिश की, और ऑफेंस जो है वो फ्रॉड से रिलेटेड है। और एलिगेशन जो है फर्स्ट रिस्पोंडेंट की कि उनको एडमिट कार्ड मिला था और सम अदर पर्सन्स ने एग्जामिनेशन दे आए थे इम्पर्सोनेट करके। तो लर्नर मजिस्ट्रेट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो वकालतनामा जो है फर्स्ट रिस्पोंडेंट द्वारा जो दिया गया वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है और फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज में ही साइन किए हैं। और एडवोकेट जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके पास भी साउंड लैंग्वेज और साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी जो एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और उसके बाद सेशन कोर्ट में भी जो है रिवीजन पिटीशन डाली गई, उसको भी खारिज कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और कहा कि जो हिंदी सिर्फ एक ही लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो स्टेट में जो भाषा यूज होती है वो हिंदी लैंग्वेज होती है। और फर्स्ट रिस्पोंडेंट को एक ट्रांसलेशन मिलनी चाहिए चार्जशीट की इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो जिस भाषा में प्रोसीडिंग चल रही है उसी की उनको मैं देनी चाहिए। और
फर्स्ट रिस्पोंडेंट क्रिमिनल अपील जो दूसरी थी उसमें भी अक्यूज्ड थे सेम केस में, और सेम एप्लीकेशन थी वो लैंडलॉर्ड मजिस्ट्रेट के पास डाली, वो भी रिजेक्ट हो गई। और फर्स्ट रिस्पोंडेंट ने फिर हाई कोर्ट के समक्ष वो चैलेंज किया। हाई डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने जजमेंट जब दी तो बताया कि चार्जशीट जो है वो उस लैंग्वेज में देनी चाहिए जिससे अक्यूज्ड की जानकारी हो, और इसके पास अक्यूज्ड को एंटाइटल है कि वो ट्रांसलेशन ले सकते हैं चार्जशीट की जिसमें उसको समझ में आती हो। सबमिशन सुनी, सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने अपना व्यू क्या दिया देखते हैं। कोर्ट ने बताया कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो है उनके पास पावर है अंडर 272 सीआरपीसी की, और नोटिफिकेशन जो है 1934 डेट में बताया था कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो कोर्ट में यूज होगी एक्सेप्ट हाई कोर्ट को छोड़ के। अब स्कीम ऑफ सीआरपीसी को भी देखा जाए तो वो ये बताया कि ये सिर्फ प्रोसीजर्स होते हैं बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट, जो सिर्फ वो प्रोसीजर क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष होते हैं, लेकिन जो कि प्रोसीजर जो है वो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी वो यूज करती हैं। और चैप्टर 5 जो है अरेस्ट से रिलेटेड है, चैप्टर 6 जो है वो कंपेलिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट है। ये सारे चैप्टर्स के बारे में बताया। और चैप्टर 12 जो है वो एलैबोरेटेड प्रोविजंस हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के, जो कि कॉजनेबल और नॉन कॉजनेबल ऑफेंसेस से है। अगर आप ये चैप्टर 12 को देखेंगे इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तब ये आपको पता चल जाएगा FIR जो है वो 154 155 से रिलेटेड है। ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं। और जो चैप्टर 16 है वो जो है वो जो एप्लीकेशन मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 202 के रिलेटेड जितने भी और कॉपीज जो दी जाती हैं अक्यूज्ड को वो भी इसमें बताई जाती हैं चैप्टर 16 में। ये देखते हैं चैप्टर 18 और ये देखिए चैप्टर 16 है जो कि कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स बिफोर द मजिस्ट्रेट। और चार्जेस जो है वो चैप्टर 17 जो है उसमें बताया गया जो एज पर दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो आज की डेट में जो एग्जिस्ट करता है उसके बारे में बताया गया। और सारे प्रोविजंस को देखने के बाद कोर्ट ने ये देखिए फिर आगे बताया कि uh, 173 का जो प्रोविजन है वो चैप्टर 12 में ही कवर्ड होता है जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और जो रिपोर्ट है पुलिस ऑफिसर की वो कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन देने के बाद होती है। अब इसमें जो 173 के कुछ पॉइंट्स हैं उन्होंने कोर्ट ने मार्क किए और इसमें बताया कि जब जो रिपोर्ट जो है वो 170 सेक्शन 170 अप्लाइज करता है और पुलिस ऑफिसर जो है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देते हैं और जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन जिस पर रिलाई करना चाहता है और प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को जो है वो दिए जा चुके होते हैं। और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई है 167 की ये सारे जो है 173 के अंदर ही कवर्ड होते हैं। अब सब सेक्शन 2 जो 173 का है ये है कि कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑफिसर इंचार्ज जो होता है वो अंडर ऑब्लिगेशन होता है कि वो एक रिपोर्ट है वो लैंडलॉर्ड मजिस्ट्रेट को दें जो एक फॉर्म जो है स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया गया। और सेक्शन जो सब सेक्शन 5 जो है वो एप्लीकेबल होता है इन केस गवर्निंग सेक्शन 170 और जब ये तब अप्लाई होता है जब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है जब ये पता चलता है कि सफिशिएंट एविडेंस हैं और सफिशिएंट रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जो कि अक्यूज्ड को अगेंस्ट में जा रहे हैं तो फिर लैंडलॉर्ड मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। और सब सेक्शन 6 ऑफ 173 फॉरवर्ड देता है मजिस्ट्रेट को कि सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मटेरियल जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए जाएं जो कि जब कॉपीज दी जाती हैं अक्यूज्ड को। और 173 के बाद 207 वह है जो कि बताता है कि जब चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में तो मजिस्ट्रेट साहब भी डायरेक्शन देते हैं कि सारी कॉपीज जो हैं अक्यूज्ड को दी जाए, जो भी FIR 161 जो भी नंबर ऑफ विटनेसेस है उन सबकी कॉपी जो है वो दी जाए। और अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रोविजन में चैप्टर चाहे 12 हो चैप्टर 16 हो यहाँ पर कहीं ऑब्लिगेटरी नहीं है कि जो चार्जशीट और रिपोर्ट है वो उसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज में कोर्ट काम करती है। और सेक्शन 272 को भी कोर्ट ने रिप्रोड्यूस किया और फिर बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो डिटरमाइन करती है कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होनी चाहिए अदर देन द हाई कोर्ट। और पावर जो सेक्शन 272 ये पावर नहीं है कि वो डिसाइड करें कि किस लैंग्वेज पे
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस जो है वो अपना रिकॉर्ड को मेंटेन करे। और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट जो है वो अप्लाई करती है may apply subject to the provisions contained in the enactment। और फिर इसके बाद अब चार्जेस पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसेक्शन 6 ऑफ 211 ये बताता है कि जो चार्जेस हैं वो रिटन होने चाहिए इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में। और 215 बताता है कि सीआरपीसी का कि कोई एरर नहीं होती अगर चार्जेस है एट एनी स्टेज ऑफ केस में मटेरियल जो है वो अगर लग रहा है कि अक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलीड किया गया है अक्यूज्ड को या एरर ओमिशंस हो। और तो ये इन अ गिवन केस अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं उस लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में तो omission to frame charges in the language of the court shall not be material unless it is shown that the accused was misled and it is resulted in the failure of the justice। तो ये 215 के बारे में बताया कि कोई भी एरर नहीं होता अगर चार्ज किसी भी स्टेज पे लगाया जा सकता है और अगर ये साबित हो जाए कि ये अक्यूज्ड कोर्ट के समक्ष रख दे कि उसे मिसलीड किया गया, तब फिर 215 का जो प्रोविजन है उसमें जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसमें ये 215 जो है वो चार्जेस से रिलेटेड है। वो बताया जाता है कि इफेक्ट ऑफ द एरर्स, कोई एरर हो जाती है अगर कोई जेन्युइनली एरर है तो तब भी वो केस को मतलब चार्जेस को अंदर ऐड किया जा सकता है। और अनलेस कोई अक्यूज्ड ये ना कहे कि उसे मिसलीड किया गया था। 228 जो बताता है 18 का सेक्शन चैप्टर 18 का 228 ये बताता है कि ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में किया जाता है। एक तो मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल होते हैं, एक कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल किए जाते हैं। और सब सेक्शन 228 मैंडेट करता है कि कोर्ट जो है वो चार्जेस है अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाए। अगर अक्यूज्ड को समझ में नहीं आता तो फिर जिस लैंग्वेज पे मतलब उस लैंग्वेज समझ में नहीं आती जिसमें चार्ज फ्रेम किया है तो फिर कोर्ट जो है एक्सप्लेन करेगा चार्जेस को उस लैंग्वेज में जिसमें वो अक्यूज्ड को समझ में आती। और 240 चैप्टर 18 का ये बताता है कि जो ट्रायल ऑफ वारंट जो है मजिस्ट्रेट दिया जाते जो चार्जेस हैं, चार्ज जो है वो फ्रेम किए जाते हैं राइटिंग में और मजिस्ट्रेट जो है पहले रीड करते हैं चार्जेस को, फिर अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाते हैं। तो ये कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि चार्ज जो है उसी लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होंगे जिस जो डिटरमाइन की गई है अंडर सेक्शन 272 सीआरपीसी। और अगर कोई व्यक्ति जो है अक्यूज जो है वो वेल वर्स नहीं है तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी बनती है कि वो एक्सप्लेन करे चार्जेस को उस लैंग्वेज में जिसमें अक्यूज को समझ में आती है। तो सारे प्रोविजंस को कंपेयर किया 18, 19, 20, 21 को, जो कि डील करते हैं सेशन ट्रायबल केसेस, वारंट ट्रायबल केसेस, समन ट्रायबल केसेस और समरी ट्रायल्स। तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि चार्जेस जो हैं अक्यूज्ड को बताया जाए और ये भी रिक्वायरमेंट है कि जो पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस हैं वो भी बताया जाए। और समरी ट्रायल जो है चैप्टर 21 के अंदर बताया गया जो एग्जिस्टिंग कोड है उसमें ये बताया गया कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन है अंदर सेक्शन 265 में कि जो रिकॉर्ड ऑफ द केस उसी केस में होगा जो कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होती है। और ये सारे ये देखिए सेक्शंस को उन्होंने पढ़ा और इंटरप्रिटेशन क्या निकाला तो देखते हैं अब आगे। और 281 भी बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा राइटिंग में जिसमें अक्यूज्ड जो है विच द अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड, तो स्टेटमेंट जो होती है वो इंटरप्रिटेटेड की जाएगी उस लैंग्वेज में जो कि अक्यूज्ड को समझ में आती हो। और जब इंटरप्रिटेशन हो जाए तो फिर अक्यूज्ड के पास लिबर्टी होती है कि वो एक्सप्लेन करे जो चार्जेस पे ऐड किए गए। और 354 जो है वो बताता है कि जजमेंट इन द एवरी ट्रायल ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट जो कि उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जो उस लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट की है। कहीं भी 353, 354 में ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो कि बताता हो कि कोर्ट जो है इंटरप्रेट करे उस जजमेंट पे इंटरप्रेट करे जजमेंट ऑफ द अक्यूज अगर अक्यूज जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो अब यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला कि सीआरपीसी के सारे प्रोविजंस को देखने के बाद क्योंकि लेजिस्लेचर की इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है और स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि इनकॉर्पोरेट किए गए हैं कोर्ट में कि मैंडेटरी यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में जो है इस प्रोसीडिंग्स में होनी चाहिए। तो ये एक
स्पेसिफिक प्रोविजन जो बताया गया है लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन थी, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई है कि रिपोर्ट और चार्जशीट जो है वो उसी लैंग्वेज में हो जो 173 सीआरपीसी में, ऐसा कोई चीज नहीं बताई गई है। और दो प्रोविजन है सीआरपीसी के जो कि डील करते हैं एक एरर, ओमिशंस और इरेगुलरिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। और 464 जो है वो ओमिशंस टू फ्रेम एब्सेंस और एरर इन द चार्ज में। और 465 जो है इनकॉर्पोरेट्स करता है कि टेस्ट ऑफ द फेलियर ऑफ जस्टिस, जो कि डील करता हो एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन प्रोसीडिंग्स। और कोर्ट को ये पहले कंसिडर करना होता है कि ऑब्जेक्शन जो है वो रेज की जाए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके प्रोसीडिंग्स पे। और एक स्पेसिफिक प्रोविजन जो है वो बताता है कि सबसेक्शन 2 और सेक्शन 465 के अंदर अगर इन गिवन केस में कुछ रॉन्ग समथिंग जिसमें सीआरपीसी में कुछ बताया गया है कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट जो है वो अदर देन लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि कोर्ट की लैंग्वेज ना हो, तो प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी, ऐसे केस में भी प्रोसीडिंग्स जो है विशिएटेड नहीं होगी, खराब नहीं मानी जाएगी। और अनलेस जब तक ये एस्टेब्लिश ना किया जा सके कि ओमिशन की वजह से ये एक फेलियर ऑफ द जस्टिस हुआ है। और फिर इसके बाद अब इशू आया कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए चार्जशीट की, जो फाइनल रिपोर्ट की जो 173 में बताई गई है। कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताया गया सीआरपीसी में जो बताता हो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो उसी लैंग्वेज में फाइल करें जो कि डिटरमाइन की गई है अंडर सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी। और अगर रिक्वायरमेंट जो है रीड की जाए 173 के अंदर, तो प्रोसीडिंग्स जो है वो विशिएटेड नहीं हो जाएंगी कि इस ग्राउंड पे कि कोर्ट की लैंग्वेज में नहीं दी गई है। वो अंडर 207 में बताया गया प्रोविजन, 208 का बताया गया प्रोविजन। और फिर अब यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो अक्यूज थे वो एक एजुकेटेड हैं, और ऐसे में अगर ट्रांसलेटेड की जाएगी कॉपीज तो ये अगर अक्यूज्ड पर्सन में अपेयर हो रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं केस को, तो कोई लीगल एड को भी ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एक ट्रांसलेटेड वर्जन जो है चार्जशीट की और डॉक्यूमेंट्स की दी जाए। और ये सब्जेक्ट टू कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो अक्यूज जो है अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जिसमें चार्जशीट है वो सबमिट की गई है। और अगर कोई अक्यूज रिप्रेजेंट होता है एडवोकेट के थ्रू और पूरी उसका अंडरस्टैंडिंग है और लैंग्वेज ऑफ द फाइनल रिपोर्ट है, तो ये ऐसे केस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी कि ट्रांसलेशन है अक्यूज को दी जाए। और अगर एडवोकेट जो है वो कन्वर्सेंट नहीं है उस जिस लैंग्वेज में चार्जशीट दी गई है, तो क्वेश्चन ऑफ प्रोवाइडिंग जो ट्रांसलेशन जो है वो अराइज होता है। और यहाँ पर ये रीजन ये है कि अक्यूज्ड के पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो डिफेंड कर सके अपने केस को। तो यही एसेंस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। आज की डेट में कोई सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल टूल्स आ गए हैं जिसमें ट्रांसलेशन जो है अब कोई मुश्किल टास्क नहीं रह गया है। तो इसलिए अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो चार्जशीट जो है वो फाइल की गई थी विद इन द पीरियड प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, तो रेलेवेंट स्टैट्यूट ऑफ द लैंग्वेज अदर देन द कोर्ट। तो ऐसे में अगर अक्यूज समझ नहीं पाते हैं उस चीज को, तो ऐसे में पूरी जो चार्जशीट है वो इलीगल नहीं मानी जाएगी और ना ही उस ग्राउंड पे कोई डिफॉल्ट बेल है वो ली जा सकती है। अगर 90 दिन के अंदर जो 60 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर दे देती है, तो इस ग्राउंड पे आप डिफॉल्ट बेल नहीं ले सकते कि जो सप्लाई की जो कॉपी सप्लाई की गई है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब हिंदी लैंग्वेज में नहीं दी गई, जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में नहीं दी गई है। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने एस्पेक्ट को देखा कि कई एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, तो यहाँ पर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो ऐसे में सेंट्रल एजेंसीज को हर केस पे फाइल करना फाइनल रिपोर्ट उस लैंग्वेज पे ये पॉसिबल नहीं है जो कि कोर्ट डिटरमाइन करती है अंडर सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी। तो अब सारे केसेस को देखने के बाद, सारे ग्राउंड देखने के बाद, तो यहाँ पे कोर्ट ने पाया कि जो रिस्पोंडेंट जो है वो एजुकेटेड पर्सन है और एक एलिजिबिलिटी कंडीशन से पता चलता है कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी है। तो रिस्पोंडेंट जो अक्यूज है साइंस ग्रेजुएट भी हैं और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश भी है, और इनके जो एडवोकेट भी अपेयर हो रहे हैं वो भी कन्वर्जेंट विद इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये एक नहीं बन पाता है कि नॉन सप्लाई ऑफ द ट्रांसलेशन चार्जशीट और अदर डॉक्यूमेंट्स
जिसमें उसी लैंग्वेज में देनी चाहिए जिसमें प्रोसीडिंग्स चालू होती हैं, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें देने की कंपल्शन नहीं है, तो इसलिए दोनों अपील्स को कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि नॉन सप्लाई ऑफ द ट्रांसलेटेड जो शीट्स हैं, चार्जशीट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं टू द अक्यूज्ड इन बोथ अपील विल ओकेजन लीड्स टू द फेलियर इन द जस्टिस। तो ऐसे में जो अपील है वो सक्सीड होती है और जजमेंट था हाई कोर्ट का उसको सेट असाइड किया जाता है। तो इसमें कोई नो ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।